अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहा सरफराज। ये वीडियो हमारे एग्रेरियन फ़ेलोज़ के लिए है और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप ज़राअत ऑफ़िसर या किसी भी एग्री रेलिवेंट टेस्ट की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैस अशरफ। मोहम्मद अवैस अशरफ इज़ करंटली एक्टिंग एज साइंटिफिक ऑफिसर PBG इन अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। इसके अलावा इन्होंने अपनी वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में EO एक्सटेंशन का टेस्ट भी पास किया था। तो हम आज इनसे पूछते हैं कि इनकी कामयाबी का क्या राज है। जी अवैस, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा आपने पूछा है कि मेरी कामयाबी का क्या राज है, तो इसमें दो ही मेन चीज़ें मैं समझता हूँ जो कि मेरी कामयाबी की वजह बनी। तो नंबर फर्स्ट पे जो था वो कंसिस्टेंट। तो जब भी मैंने स्टार्ट की थी एग्रीकल्चर ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी के लिए, तो मैं कंसिस्टेंटली चीज़ों को स्टडी करता था। उसमें ये नहीं होता था कि एक वीक का गैप मैं दे देता था और उसके बाद फिर पढ़ता था। तो नंबर फर्स्ट पे मैं जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि आपने भी कंसिस्टेंटली स्टडी करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मैं अपनी कामयाबी का राज समझता हूँ वो ये था कि मैं ख़ुद अपने नोट्स तैयार करता था। मतलब दूसरों के नोट्स बहुत कम पढ़ता था, लेकिन अपने तैयार किए हुए नोट्स मैं पढ़ता था। तो उसमें आपने क्या करना है कि अलग से एक रजिस्टर लेना है और ख़ुद अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो यही मेरी कामयाबी के दो राज थे। अच्छा अवैस, एक तो आपने अपने नोट्स दिखाने हैं इनको और ये भी आपने बताना है इनको कि आपने नोट्स बनाने के लिए किन किन सोर्सेज से कंसल्ट किया था। अच्छा मैडम, नोट्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक्स उनको कंसल्ट किया था। उसके बाद फिर नंबर सेकंड पे मैंने जो बेसिक हमारे नोट्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो हम पहले 4 सेमेस्टर में लेते हैं, तो वो मैंने कंसल्ट किए थे। तीसरे नंबर पे जो पास्ट पेपर्स हैं वो मैंने उसको थोरोली स्टडी किया था। और लास्ट पे जो डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको मैंने अच्छे तरीके से सर्च किया था। अच्छा, इसके बाद आपने पूछा है कि नोट्स मैंने किस तरह से तैयार किए थे। अब नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, तो इनको आपने पोर्शन के हिसाब से रखना है। यानी सबसे पहले फ़र्ज़ करें आप अगर आप एग्रोनॉमी के बना रहे हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद फिर आपने प्लांट ब्रीडिंग का बनाना है, फिर एंटोमोलॉजी का, और जितने भी आप बेसिक सब्जेक्ट्स ये ले रहे हैं। अब नोट्स जो आपने बनाने हैं वो 1 लाइनर MCQs बनाने हैं। तो ये आपके सामने मैं ये एग्रोनॉमी का आपको दिखा रहा हूँ पोर्शन। इसमें आपने 3 कॉलम लगाने हैं पहले पेज पे, ठीक है। तो पहले कॉलम में आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के बिल्कुल सामने उसका आंसर आएगा। मैं पहला MCQs आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो पहला MCQs है, लो सॉइल pH इंडिकेट हाई अमाउंट ऑफ, कि जब ज़मीन की pH लो हो तो वो किस चीज़ की ज़्यादती को वो दिखा रही होती है। तो उसमें इसका आंसर है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इस तरह से आपने 1 लाइनर MCQs बनाने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अच्छा वैस, आपने अभी बताया कि आपने डिफरेंट बुक्स पढ़ी थी, तो वो बुक्स आपने बतानी है इनको कौन कौन सी बुक्स हैं। अच्छा, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो बुक मैंने कंसल्ट की थी तो उसमें 3 मेन बुक्स थी। नंबर फर्स्ट पे जो बुक मैंने स्टडी की थी वो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर है, तो इसके राइटर रमज़ान रफ़ीक साहब हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बुक मैंने कंसल्ट की थी वो जनरल एग्रीकल्चर है और इसके जो राइटर हैं वो अख्तर अब्बास साहब हैं। ये जनरल एग्रीकल्चर सेकंड नंबर पे, ये भी आपने थोरोली स्टडी कर लेनी है। और थर्ड नंबर पे जो बुक मैंने कंसल्ट की थी वो थी एग्रीकल्चरल MCQs और उसके जो राइटर हैं वो सुहेल भट्टी साहब हैं। ये तीनों बुक आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगी और ये तीनों आपने थोरोली स्टडी करनी है और उसकी स्क्रीनिंग करनी है। अच्छा वैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों ने पेपर पास करना है, टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो ये तो बुक्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बुक मिलती है तो आप वहाँ से भी पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं है कि बुक को आपने थारोली स्टडी करना है ना, उस बुक को आप उसमें से जो बेसिक MCQs हैं उनको निकाल कर, जैसे अवैस साहब ने बताया, आप उनको अलग रजिस्टर में लिख लिया करें, ठीक है। और इसके अलावा वैसे ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो हमारी बुक्स हैं, बुक्स में काफ़ी MCQs रॉन्ग MCQs भी हैं ना, तो हमें क्या पेपर में वही MCQs वही की लगा कर आनी चाहिए या फिर हमें सर्च करके पहले उनको करेक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लगा कर आना चाहिए? ये भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।
मैडम आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि अभी जब हमने साइंटिफिक ऑफिसर पीपीजी का टेस्ट क्लियर किया था, तो इसमें मोस्टली क्योंकि जो पेपर होता है वो 80-20 होता है, यानी 80 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं और 20 उसमें जीके का पोर्शन होता है। तो 80 अब एमसीक्यूज़ मोस्टली बच्चे ना 1000 एमसीक्यूज़ को प्रेफर करते हैं कि वहाँ से तैयारी करें। तो इस सिलसिले में हम अपने फिर प्रोफेसर साहब के पास गए थे जिन्होंने वो 1000 एमसीक्यू सेट किए थे। तो उन्होंने हमें ये गाइड किया था कि बच्चों आपने ना ये जो 1000 एमसीक्यूज़ करने हैं विद करेक्ट आंसर। तो जो ऑलरेडी उस पर आंसर लगा हुआ है वो आप चाहे रॉन्ग है वो नहीं करना, उसको आपने करेक्ट आंसर के साथ करना है। और करेक्ट आंसर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स या बुक से मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर के साथ मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो आपने अपने 1000 एमसीक्यूज़, चाहे वो बुक के अंदर कोई करेक्ट आंसर उसका लगा हुआ है, तो वो आपने उसको देख लेना है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो जो एग्ज़ामिनर है वो पेपर सेट जब करता है तो डिफरेंट सोर्सेज से कंसल्ट कर रहा होता है। तो अवैस साहब ने अभी आपको बताया कि उन्होंने बेसिक नोट्स भी पढ़े थे। बेसिक नोट्स तो वैसे अवैस उसमें काफ़ी डाटा होता है, तो वो सारा पढ़ने वाला तो नहीं होता। तो आप स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि वो नोट्स किस तरह से पढ़ें, वो नोट्स में से किस तरह से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें। देखिए वो नोट्स जो बेसिक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पहले 4 सेमेस्टर्स के हैं वो ऑलरेडी आपने पढ़े तो होते हैं, लेकिन उसको आपने जब स्टडी एक मरतबा करना है तो वही जो रजिस्टर आपने सामने रखना है और उसमें से जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम है, ईयर्स के नेम है, तो वो आपने उसको वन लाइनर एमसीक्यूज़ की सूरत में स्क्रीन आउट कर लेना है। तो ये बेस्ट तरीका है बेसिक नोट्स को कवर करने का। और अवैस आपने अभी बताया कि डिफरेंट पास्ट पेपर्स भी आपने पढ़े थे, वो पास्ट पेपर्स क्यों पढ़ने इनके लिए ज़रूरी है और इनको वो पास्ट पेपर्स कवर करने चाहिए या नहीं? देखिए पास्ट पेपर्स बड़े अहमियत के हामिल हैं। अगर आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है तो पास्ट पेपर्स आपको आइडिया दे देते हैं कि लास्ट टाइम जो पेपर किस तरह से आया था, उसका पैटर्न क्या था, और जो एग्जामिनर है या पेपर सेटलर है उसने एमसीक्यूज़ कहाँ से उठाया था, और मतलब उसके पूछने का तरीकाकार क्या है। तो ये जो सारी चीज़ों के आंसर हैं वो पास्ट पेपर्स आपको दे देता है। और दूसरा, मोस्टली बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं, तो पास्ट पेपर से हमें उस चीज़ का भी फ़ायदा होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये गुजारिश करूँगा कि अपने डिफरेंट जो पास्ट पेपर्स हैं उनको कंपाइल कर लें, अलग से एक फ़ाइल बना लें, तो इससे इंशाल्लाह आप अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा वैसे यहाँ पर एंड में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? एंड में मेरी सजेशन यही है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या एमएससी ऑनर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर्स में हैं, तो मोस्टली जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो यही मतलब सोचते थे कि एक मतलब डिग्री ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, और तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ख़ुद अपने नोट्स बनाएं। तो अगर आप ख़ुद अपने नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप टेस्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद दूसरा जो मैंने स्टूडेंट्स को सजेशन देनी है, तो अभी डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास इंटर्नशिप पे भी आते हैं, तो वह उनको सजेशन यही दिया करता था कि आपने क्या करना है, कंसिस्टेंटली स्टडी करना है। ये ना हो कि आप एक वीक पढ़ लें और उसके बाद फिर छोड़ दें और फिर जब टेस्ट नज़दीक आए तो फिर पढ़ना स्टार्ट करें। तो इस तरह से वो आपका फ़्लो नहीं रहता। एक कंसिस्टेंटली स्टडी करना है और दूसरा अपने नोट्स तैयार करके फिर स्टडी करना है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। अच्छा, इसके अलावा वैसा अब अभी आपको बता रहे थे कि इन्होंने कुछ और डिफरेंट सोर्सेज से भी कंसल्ट किया था, लाइक वेबसाइट्स। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।